देश की संसद में अपनी धारदार शब्दावली के साथ लगातार अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले, वो विपक्ष में हो या फिर पक्ष में, हमारे साथ हैं अनुराग ठाकुर, देश के युवा कल्याण मंत्री, देश के खेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। स्वागत है आपका अनुराग जी एबीपी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा जी। आपकी टी शर्ट से ही शुरुआत करूंगी। नमो हैट्रिक 400 पार होगा कैसे? तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार होगा जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के काम के नाम पर। देखिए, जिस व्यक्ति ने 10 वर्ष पूरे समर्पण भाव के साथ देश को एक लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से बाहर निकालकर दुनिया की पहली 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा कर दिया, जो संकल्प लेके चला है कि तीसरी बार आएंगे, हैट्रिक लगाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, तो उन्होंने दिखाया है पिछले 5 वर्षों में कैसे 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है, कैसे 45 करोड़ बैंक खाते खुल सकते हैं, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया जा सकता है, 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए जा सकते हैं और 10 करोड़ से ज़्यादा बहनों को उज्ज्वला में रसोई गैस का सिलेंडर चूल्हा मुफ्त में दिया जा सकता है, 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा सकता है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज। तो ये सारी योजनाएं, ऐसी मैं ढेरों योजनाएं गिना सकता हूँ, ये करके दिखाया। ये तो आपके 10 वर्ष के आंकड़े हैं। मुझे बताइए, गणित कैसे बैठेगा 400 पार का? क्या विपक्ष को आप 50 सीट भी नहीं दे रहे हैं? ये तो आपके सर्वे भी नहीं दे रहे। अगर देखिए, आज चुनाव से 1 महीना पहले भी या 2 महीने पहले भी देश में वातावरण राममय हुआ है, मोदीमय हुआ है, और ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों ने मन पक्का कर लिया है, अब देश को रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे, गति इतनी देंगे कि प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो राम मंदिर को संसद में लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? इसी वजह से कि वोट बढ़ जाएं? देखिए, राम मंदिर जहाँ एक और हमारी श्रद्धा का भाव, हमने पहले भी कहा, हमारे हर मैनिफेस्टो में वर्षों तक इसको लाया गया। बहुत सारे नेता प्रश्न खड़ा करते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, तंज कसते थे हमारे ऊपर। और जब हमने राम मंदिर बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी, तो अब उनके पास कोई जवाब नहीं बचा। पूरे देश और दुनिया भर में भारत की 2 बातें गई हैं कि मोदी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, दूसरा राम मंदिर बनने के बाद भाईचारा और बड़ा है, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब हों, सब ने इसका स्वागत किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक उदाहरण दुनिया के सामने पेश हुआ। तो फिर यूसीसी लाने की क्या जरूरत है? देखिए, अगर अभी उत्तराखंड से शुरू हुआ है, क्या बाकी पूरे देश में आएगा? आप मुझे कहते हो कि मोदी ने कहा हाउस में कि 370 बीजेपी जीते। अरे, हमने धारा 370-35 का भी कहा था हटाएंगे। हमने मुक्ति दिलाई जम्मू कश्मीर को, जो नेहरू जी के दिए हुए जख्म थे, हमने केवल मरहम ही नहीं लगाया, हमने जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रगति की राह पर, पर्यटन बढ़े, विकास हो, निवेश हो, उस दिशा में कदम बढ़ाएं। और आज आंकड़े कहते हैं कि जो वर्षों तक नहीं हो पाता था, उससे 3 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता, कई ऐसे नेता कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसीलिए लाया जा रहा है कि एक जाति विशेष को, मुसलमानों को परेशान किया जा सके। बिल्कुल भी नहीं, संविधान हम सबको एक बराबर गिनता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर उत्तराखंड लाया तो उसकी स्वागत ही सबने किया है, कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी आपको लगता है हल्द्वानी की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वहां तो सरकार आपकी है, बीजेपी ही है। धर्म की आड़ में आप कब्जे नहीं कर सकते, सरकारी जमीनों पर आकर बैठ नहीं सकते। आखिरकार कानून ये कहता है कि आपको अगर कहीं पे नाजायज कब्जे कर रखे हैं तो उठाना कोर्ट के आदेश क्या थे, आपको वो भी देखना चाहिए। फिर वहाँ पे कितना समय उनको दिया गया। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो कानून तो अपनी कार्रवाई करेगा और करनी भी चाहिए। विपक्ष कहता है कि आप कानून की आड़ में कई ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका आपको राजनीतिक फायदा हो। मिसाल के तौर पर आपके पास ताकत है भारत रत्न देने की, सरकार देती है, तो ये विशुद्ध राजनीति है जिसके कारण सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है जहां से आप वोट साध सकें। आप ऐसा क्यों देखती हैं? मान लीजिए, अगर वर्षों तक जिन लोगों की अनदेखी की गई और कांग्रेस की सरकार 60 साल रही जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस समय
जब भारत रत्न दिया गया तो गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया। क्या नहीं देना चाहिए था? क्या सरदार पटेल जी को नहीं देना चाहिए था? क्या नरसिम्हा राव जी की जो कंट्रीब्यूशन, जो उस समय जब देश की स्थिति क्या थी और कितने लंबे समय तक उन्होंने अपना योगदान दिया, एक मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, एक प्रधानमंत्री से लेकर, या फिर हम बात करें स्वामीनाथन जी की, किसानों के लिए अगर हम बात करें तो उनकी कहाँ थी? अगर चौधरी चरण सिंह जी किसानों की आवाज़ उठाते उठाते देश के प्रधानमंत्री पद तक आए तो हमने तो पार्टी से ऊपर उठ के दिए हैं जी। ना चौधरी चरण सिंह जी बीजेपी के हैं, ना नरसिम्हा राव जी बीजेपी के थे, ना स्वामीनाथन जी बीजेपी के हैं। हमने तो देश के लिए जिसने अपना योगदान दिया है, किसी क्षेत्र में दिया है, उनके लिए किया। बाल ठाकरे के लिए अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मांग रहे हैं, तो वहीं काशीराम जी के लिए अब मायावती जी मांग रही हैं। इनकी भी मांग लगातार ऐसे ही पूरी होती रहेगी? मांगे आनी ही चाहिए। भविष्य में किसी को भी कुछ भी हो सकता है, कौन मना करता है? लेकिन जिनको 60-70 साल तक नहीं मिला, क्या उनको ना दें इसलिए कि बाकी को ना? एक साथ तो सबको नहीं दिया जा सकता, लेकिन आज इनका नंबर है, कल किसी और का आएगा अपने योगदान के लिए। विपक्ष कहता है इंडिया गठबंधन के घटक दलों को तोड़ा जा रहा है, इस तरह की मान मुनव्वल करके और इस तरह की राजनीति करके। देखिए, वो जोड़ कभी था ही नहीं, वो टूटे हुए थे, दिल से भी, नीति से भी, नीयत से भी। और नेता तो मनमुटाव पहले दिन से नजर आता था। एक ने कहा कि हम इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री ने विरोध कर दिया, खड़गे जी का। और ये मैंने नहीं कहा जी, ये पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कहा कि मैं अपने टाइम पे भी अपने बेटे को नहीं मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। मैंने कहा कि इनको बना दो, खड़गे जी को, तो मैं सहमत हूं, लेकिन कांग्रेस ने नहीं खड़गे जी को बनाया। वो नहीं चाहती थी कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। अब भी जब उनका नाम आया उसके लिए, तो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री ने उनका विरोध किया। अरे सभा में कहा। राहुल गांधी बहुत सारी बातें कहते हैं, वो एक कौन सी ऐसी बात है जिस पर आपको लगता है कि आप कहेंगे कि ये नहीं किया होता तो बेहतर होता? राहुल जी ने ना बोला होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि जैसे ही बोलते हैं उनकी पार्टी का नुकसान हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा तो कहते हैं वही आपके स्टार प्रचारक। इसलिए मैं कहता हूं, मैं उनके ही भले के लिए कह रहा हूं कि उनकी पार्टी के लोग आके कहते हैं कि जैसे मुंह खोलते हैं वैसे पार्टी का नुकसान हो जाता है। पूरा सदन चला, संसद सत्र में एक दिन नहीं आए, उनके लोकतंत्र के मंदिर की क्या वैल्यू है जी? अब जब आप चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, तो इस समय क्या हम ये माने कि राम भरोसे बीजेपी है या काम भरोसे भी? काम भरोसे बीजेपी है। राम का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर सदा ही रहा है। राम जी का आशीर्वाद है, तभी तो हम 2014 में पूर्ण बहुमत से आए, 2019 में पूर्ण बहुमत से आए, तभी तो भव्य राम मंदिर बनाकर दिखा पाए। लेकिन राम भक्तों का, गरीबों का कल्याण करने का काम मोदी सरकार ने किया, तभी तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। आप हमारे काम से दूर मत जाइए जी। हमने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया, हमने आगे बढ़ाया, देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा, और यही नहीं, दुनिया भर का निवेश भारत में आया। और आगे 5 सालों में तो मुझे वो दिखता है होता हुआ कि जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की हो। देखिए, अगर 35 से ज़्यादा वंदे भारत ट्रेन चल पाई, 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे से बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हो गए, 74 एयरपोर्ट से बढ़कर 150 एयरपोर्ट हो गए, 5 शहरों से मेट्रो बढ़ के 20 शहरों में मेट्रो हो गई, 350 आपके मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज नए खोल दिए, हमने 12 IIT से बढ़कर 19 कर दी, और 7 IIM से बढ़कर इसको ज़्यादा कर दिए, 14 कर दिए। ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हमने 11 कर दी, और जो ग्रामीण सड़कें 3,20,000 किलोमीटर थी उनको बढ़ाकर अब नई 3,75,000 किलोमीटर कर दी। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। 7 एम्स से बढ़ाकर 23 एम्स कर दिए। ये कैसे हुआ? ये हमारा काम है। काम पे तो आप मुझे कोई सवाल नहीं पूछते, तो मैं बताऊंगा कब? काम पर तो मेरा सवाल ये, जब इतना काम किया है तो फिर संसद में व्हाइट पेपर लाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस कह रही है कि हम ब्लैक पेपर लेकर आएंगे। ब्लैक पेपर वो लाएं जिनकी नीयत काली थी, जिनके काले कारनामे थे, जिन्होंने देश को एक अंधकार में डुबाने का काम किया था, निराशा का वातावरण था। 2014 में अगर हम व्हाइट पेपर लाते तो देश और निराशा में जाता कि कांग्रेस ने देश को लूटा कैसे, कांग्रेस ने देश को डुबाने का काम कैसे किया, कांग्रेस ने देश की छवि को तार तार कैसे किया। हमने देश को प्राथमिकता दी, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के हित के बारे में सोचा कि मनोबल बढ़ाना है लोगों का, और हमने देश के लिए काम किया जी मोदी जी के नेतृत्व में। तब जाके 10 वर्षों के बाद आज हम बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे बैंकिंग सेक्टर का बेड़ा गर्क किया। 12 में से 11 बैंक PCA फ्रेमवर्क में थे,
आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में है। ये मोदी सरकार के कारण। दूसरा, मैं सरकार पर आरोप लगता है कि बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा फेवर करती है। आपको आता हूं, जो हमने व्हाइट पेपर में क्या कहा कि क्या क्या इनकी नीतियों में कमियां थी, कहां इनकी नीयत में कमी थी, कहां इनके नेता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं, सोनिया गांधी जी के यहां फाइलें क्यों जाती? एनएसी के पास क्या मतलब था जी फाइलें जाने का? ये देश के लोगों के साथ विश्वासघात था। कोई अधिकार ही नहीं है। क्या कैबिनेट से बड़ी एनएसी थी? क्या प्रधानमंत्री से बड़ी यूपीए की चेयरपर्सन थी? ये अपने आप में सवाल खड़े होते हैं कि गोपनीयता का सवाल किस दौर में थे हम? ऐसे ही नहीं इतने 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, फिर अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, घोटाले पे घोटाला। एक घोटालों की सरकार थी कांग्रेस की। आपने घोटालों की बात की, मुझे ये बताइए कि दक्षिण भारत में बीजेपी के सीट के आंकड़े कैसे बढ़ेंगे? तभी तो 400 पार जा पाएंगे जो आप कह रहे हैं। हमारे अगर केरल, तमिलनाडु में खाता अगर खुलेगा। आप तमिलनाडु में आज हमारी बीजेपी की यात्रा को देखेंगे, निश्चित तौर पर आज तमिलनाडु के लोगों को लगा कि सही मायने में कोई सच्चा विपक्ष वहां पे तमिलनाडु में है तो भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर रहा है। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंगोल को जो मान सम्मान दिया, पूरे तमिलनाडु की जनता के लिए मान सम्मान था जी। ना केवल हमने परंपरा को वापस जीवित किया, हमने वहां के जो मंत्र उच्चारण करने के लिए भी जिन लोगों को बुलाया वो ओबीसी कम्युनिटी के भी थे। इसके अलावा जो काशी तमिल संगमम की बात की, वो इतिहास को दुनिया के सामने वापस रखा कि कैसे हमारी परंपराएं थी, क्या संबंध है काशी का, उत्तर का और दक्षिण का, सौराष्ट्र तमिल संगमम, ये अपने आप में बहुत बड़ी। फिर हमने वहाँ पे चेस ओलंपियाड दिया, हमने वहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स दी, हमने वहाँ पे और बड़े टूर्नामेंट्स करवाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 दिन के अनुष्ठान में वो अगर दक्षिण भारत के मंदिरों में गए तो सबसे बड़ी प्राथमिकता वहाँ पे तमिलनाडु के ज़्यादा मंदिरों में गए। आप देखिए, आंध्रा हो, तमिलनाडु, प्रधानमंत्री जी ने लगातार गए भी और वहाँ के विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान मोदी जी का है। और मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ, जब देश की छवि बढ़ती है, अच्छी होती है, देश में निवेश आता है, तो कहाँ आता है? देश मतलब हर राज्यों में आएगा। तो उसका लाभ तमिलनाडु को भी बहुत बड़ा मिला है। हमारे पुराणों में बीज मंत्र होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आपको बीच मंत्र दिया है, तो खेल मंत्रालय के लिए बीच मंत्र क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच और कल्पना, जैसे लक्षद्वीप गए तो वहां पे तो एकदम से पूरा भारत भी लगता है कि भारत को लगता है हम लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के ट्रैवल के साथ साथ जो वहाँ की विशेषताएं बताते हैं, लोगों के लिए एक उत्सुकता होती है उस स्थान को देखने की। लेकिन जहां एक और खेलो इंडिया अभियान को इतनी गति दी, हजारों करोड़ रुपए का बजट दिया, खेलों को आगे बढ़ाया, आज सपोर्टिंग सुपर पावर बनाने की दिशा में भारत को मोदी जी कर रहे हैं। वहीं पर बीच के आसपास भी खेल, बीचों पे कैसे हो सकते हैं, बीच गेम्स, उनको बल दिया है। मैं मन की बात में बहुत विस्तार में उन्होंने कहा, मैं इतना ही कहूंगा, एक नया क्षेत्र खोल दिया है खेलों के लिए, बीच गेम्स। जब आप खेल मंत्रालय की बात कर रहे हैं, अगले 5 साल की भी क्या कोई उसमें स्पेसिफिक तैयारी है? बिकॉज बहुत बड़ा मैसिव चेंज आया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी। निश्चित तौर पर जब खेल की सुविधाएं बढ़े, संसाधन बढ़े और भारत की साख भी मेडल जीतने के साथ साथ अच्छी खेलों की सुविधाएं और नीतियों के लिए बढ़े, तो हम इसको तो और बढ़ाना चाहते हैं। 2036 में भारत ओलंपिक्स का आयोजन करके इतिहास बनाए, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आईएनबी के जरिए, क्योंकि डीप फेक बहुत बड़ी समस्या है और ओटीटी पे जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, इन दोनों को कैसे डील करेंगे? हमने जहां पर ओटीटी में अगर नग्नता हो और फुहड़ता हो या बाकी इस तरह का अपशब्द हो या गाली गलौज, इसको भी हमने कहा है कि जो हमारे ओटीटी प्लेयर्स हैं इसके ऊपर अंकुश लगाएं, इसमें सुधार करें। क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी परोसेंगे। अगर भारत के परंपराओं को या किसी की धर्म की ठेस पहुंचाने की, आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे या फिर अश्लीलता परोसने का काम करेंगे, वो मंजूर नहीं है, उनको सख्त तरीके से कहा गया है। और अगर यूट्यूब पर या बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई मित्र देशों के साथ हमारे संबंध खराब करने का जानबूझ के प्रयास करता है, कोई झूठ परोसता है, फेक न्यूज़ करता है, डीप फेक का प्रयोग करता है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की भी है, आगे भी करेंगे। लेकिन डीप फेक एक सचमुच में बड़ी समस्या है, उसको लेके इलेक्ट्रॉन
मेटी मंत्रालय और हमारा INB मंत्रालय दोनों ही बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई जीत मंत्र या कोई एक ऐसी बात सीखने को मिली है जो वो कभी नहीं भूलेंगे? देश के लिए समर्पण, सेवा भाव और दिन रात एक करके जीवन समर्पित कर दें और निष्पक्ष भाव के साथ काम करें। आप जब चुने जाते हैं तो आपका कोई दल नहीं है, आपके लिए देश बड़ा है। बहुत बड़ी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात। धन्यवाद हमसे बात करने के अनुराग ठाकुर जी। तो बात ये नहीं है कि जीत कैसे होगी, लेकिन बात यह है कि अगर जीत की तैयारी होगी तो जीत भी करीब आ ही जाएगी। फिलहाल कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत और सूरज पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला ABP न्यूज पर जारी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।